नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 9 की, ठीक है ना। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक है समकालीन विश्व एवं भारत। इसमें अपना ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पढ़ चुके हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक लाइन, हर एक पैड को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेम टू सेम लाइन उठा के दे दी जाती है कि बताइए निम्नलिखित में ये कथन इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर निम्नलिखित में से कथन सत्य या असत्य है, ठीक है ना। या फिर कौन सा कथन सत्य है, गलत, सत्य है, असत्य है, कौन सा किसकी व्याख्या कर रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूरोप में समाजवाद एवं रुचि क्रांति, सामाजिक परिवर्तन का युग, सामाजिक परिवर्तन का युग। अब बात आ रही है, उसमें पढ़ी थी अपन ने फ्रांस की क्रांति, अब इसमें पढ़ेंगे अपन रूस की क्रांति, समाजवाद एवं रूस की क्रांति। तो पहले आएगा यूरोप में समाजवाद, इसके बाद में है रूसी क्रांति। तो पहले समाजवाद आ रहा है। सामाजिक परिवर्तन का युग। पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया था, जैसा कि यहाँ पढ़ चुके हैं। 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीनबर्ग और चर्च का नियंत्रण था, लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, ठीक है। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा चढ़ गई। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया। राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने, वो पूछ लेगा बताइए निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का भारत में उल्लेख किया था। राजा मोहन राय, डेरोजियो, और बाकी के सिमिलरिटी लगभग में ऐसे ही ऑप्शन देगा वो अपन को। तो राजा राम मोहन राय और डेरोजियो। और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चलकर उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को एक नया रूप प्रदान करने में योगदान दिया, मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। सभी लोग परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे भाई। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक खेमा मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी कंजर्वेटिव, ठीक है ना, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव थे, जो कुछ उदारवादी लेबरल्स, रूढ़िवादी को बोला जाता है कंजर्वेटिव, ठीक है, और उदारवादी को लिबरल्स है ना। कंजर्वेटिव, लिबरल्स, उदारवादी, या आमूल परिवर्तनवादी, रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। कुछ रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव है ना इंग्लिश में, उदारवादी लिबरल्स, और आमूल परिवर्तनवादी यानी रेडिकल समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे, कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं होता। सही बात है, अर्थ हर काल और परिवेश में एक ही नहीं होता। इस अध्याय में हम 19वीं शताब्दी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया। रेडिकल मतलब आमूल परिवर्तनवादी। ये क्वेश्चन आएंगे, ये आगे आएंगे भाई ये शब्द कि भाई वो दे देगा कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी, लिबरल्स यानी उदारवादी, और रेडिकल यानी कि आमूल परिवर्तनवादी। रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया।
रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाजवाद 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी तीनों को लेकर अब रेडिकल। समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। अब वो दे देगा, बताइए। इंग्लैंड की ब्रिटेन की सरकार किसका समर्थन करती थी? चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ ब्रिटेन, चर्च ऑफ विक्टोरिया, चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया और स्पेन किसके समर्थक थे? कैथोलिक चर्च के। ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। ऑस्ट्रिया, स्पेन और इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ब्रिटेन। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों को हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। सही बात है। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी यानी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। कौन? उदारवादी। सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी डेमोक्रेट नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारी को ही मिलना चाहिए। ये उदारवादियों के विचार है। अब वो क्वेश्चन देगा, बताइए निम्नलिखित में कौन से कथन सही सत्य है। जब एक दे देगा कि उदारवादी वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, और दूसरा दे देगा लोकतंत्रवादी नहीं था, ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। बताइए निम्नलिखित में से ए बी की व्याख्या कर रहा है या ए बी की व्याख्या नहीं कर रहा है, या फिर दोनों सही है। ऐसे देगा वो, दिमाग का दही कर देगा। आई बात समझ में? इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। रेडिकल जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ये तो सही है भाई। हैं, इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। भाई ये महिला मताधिकारों के समर्थक थे भाई, इनमें से बहुत सारे। किसकी बात है कर रहे हैं अपन? रेडिकल की। रेडिकल किसे कहा गया है? रेडिकल इसे कहा गया है, देख इंग्लिश दे रखी है, रेडिकल यानी कि आमूल परिवर्तनवादी। मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के, ठीक है, विशेषाधिकार के खिलाफ थे और उदारवादी संपत्तिवाणों के पक्ष में थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेतन का विरोध जरूर करते थे। ठीक है, ये रेडिकल हो गया भाई। अब रेडिकल के बाद में आवे रूढ़िवादी, और शुरू के वाला कौन था? उदारवादी। रूढ़िवादी तब का रेडिकल और रूढ़िवादी दोनों के खिलाफ था, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में
रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया न जाए और बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। कौन रूढ़िवादी? फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इस सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। अब है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी कि पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूरी बहुत कम यानी कि 18-18 घंटे काम। बेरोजगारी आम समस्या थी। बेरोजगारी है, अब भी है भाई। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ। नए शब्द, मताधिकार आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है, वस्तुओं की मांग में गिरावट, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। किसमें? औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। उदारवादी और रेडिकल, लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। रेडिकल मतलब, रेडिकल पढ़ा तो था अपन ने। रेडिकल एरिया देख, रेडिकल का मतलब है भाई आमूल परिवर्तनवादी। आई समझ में? रूढ़िवादी में कोई दिक्कत नहीं है, उदारवादी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो इंग्लिश वर्ड दे देंगे तो मामला गोल हो जाएगा। लिबरल्स यानी कि उदारवादी, रूढ़िवादी कंजर्वेटिव। ये चित्र है भाई 19वीं शताब्दी के मध्य में लंदन की गर्मियों की दशा, उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से। स्रोत हेनरी मेहयू, लंदन लेबर एंड लंदन पुअर, 1861 का चित्र है, बनाया है, चित्रकारी की है। ठीक, ये शायद कोई दुकान का चित्र है ना, होटल वगैरह का, शराब खाना वगैरह का है। बनाया हुआ चित्र है। ठीक, कहाँ थे अपन, है ना? औद्योगिक वस्तुओं मांग में गिरावट आ जाने पर तो बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं को हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, ठीक, यानी कि निजी। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायियों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए
व्यापार से और औद्योगिक व्यवसाय के जरिए। इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हो तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ दिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। बात तो सही है भाई। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोल बंद हो गए थे। कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। यूरोप में 1815 में किस तरह की सरकारें बनी? उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। यूरोप में 1815 में किस तरह की सरकारें बनी? उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। 1815 1815 में यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। राष्ट्रों 1815 के बाद इटली के राष्ट्रव्यापी गिसेप्पे मेजनी, पूर्ण नाम है इटली के, 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। जब वो पूछ लेता है, बताइए मेजनी संबंधित थे, मेजनी, मेजनी है ना, मेजनी इटली, मेजनी इटली और हिटलर जेरेमनी रे आ रहा है, जेरेमनी रे हिटलर है ना, जर्मनी हिटलर और इटली मुसोलिनी ली। अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची। भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। ठीक है भाई। ये साइड में क्या है, क्रियाकलाप। मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है। मान लीजिए कि निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है। निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आप जो भाषण देंगे पहले कहें। एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मझौला भूस्वामी, एक गृहस्वामी। यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद का आना समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। यूरोप में समाजवाद का आना समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। ठीक है भाई।
दूरगामी दृष्टि। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ये सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास सारी समस्या की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहा है। और ये बात अब भी है भाई, आई बात समझ में? लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, नहीं सोचते हैं। और अब भी नहीं सोचते। बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनमें इतना ध्यान नहीं दिया जाता। दे देते हैं कुछ रियायत, 1 2 3 रियायत दे देते हैं, लेकिन इतना नहीं देते। 10 10 11 11 हज़ार के लिए महीने भर के लिए काम करवाते हैं वो, 8 8 10 10 घंटा। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? ये भी बात सही है भाई कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? अगर सभी समाज को चलाएंगे तो फिर सही तरीके से नहीं चलेगा। कुछ ऐसे हो कोई बात है। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में एक नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। एक मिनट। कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। कोऑपरेटिव अब भी बढ़िया तरीके से चल रहा है भाई। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरह सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। दोबारा देखते हैं। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी कि सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियन अमेरिका में एक नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। नया समन्वय यानी न्यू हार्मनी किसने? रॉबर्ट ओवेन ने। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक 1813 से 1882 चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दें। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। यार ये तो सही है भाई। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच दो अंतर बताइए। है ना। इसके बाद में हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स 1818 से 1882, फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स
इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्री में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद में निजी संपत्ति पर आधारित शासन को काट फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को समाजवादी और साम्यवादी में अलग अलग है। समाजवादी और साम्यवादी हैं या फिर एक ही है। साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। आई बात समझ में? कम्युनिस्ट समाज को किसने बढ़ावा दिया? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स 1818 से 1885, फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895। क्रियाकलाप। निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा के बीच दो अंतर बताएं। मान लीजिए कि किसी निजी संपत्ति को खत्म करने और उसकी जगह सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था लागू करने के सवाल पर आपके इलाके में एक बैठक बुलाई गई है। निम्नलिखित व्यक्तियों के रूप में उस बैठक में आप जो भाषण देंगे वह लिखें। एक गरीबी खेतिहर मजदूर, एक मझोला भूस्वामी, एक गृहस्वामी। एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मझोला भूस्वामी, एक गृहस्वामी। एक गरीब खेतिहर मजदूर, एक मझोला भूस्वामी, एक गृहस्वामी। मताधिकार आंदोलन। वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चला गया आंदोलन है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद के लिए समर्थन, ये पढ़ना है अपन को। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। ठीक साहब। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। अब वो पूछ लेगा, बताइए 1870 के दशक के आते आते समाजवादियों ने कौन सी संस्था बनाई थी? द्वितीय इंटरनेशनल। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए, है ना, इंग्लैंड और जर्मनी के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ थी? जर्मनी में। ठीक है ना, जर्मनी में के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में भी वे पार्टी के मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों
दोबारा देखते हैं। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय में लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी। द्वितीय इंटरनेशनल किस नाम से बनाई थी? द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन और कार्यस्थलों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। कहाँ के मजदूरों ने? इंग्लैंड और जर्मनी। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनावों में वे पार्टी की मदद भी करते थे। ठीक है ना? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि SPD, और संसदीय चुनावों में पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन 1905 ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। किसने बना ली थी? ब्रिटेन के समाजवादियों ने। कब बना ली थी? 1905 में। किस नाम से बना ली थी? ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने। किस नाम से? लेबर पार्टी के नाम से। किन्होंने? ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने, है ना। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया। ये आ चुका है, सोशलिस्ट पार्टी है यहाँ पर थी फ्रांस में। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ठीक, यहाँ से आ सकता है भाई क्वेश्चन। ये जो संगठन और ये संस्था है, ये लग नहीं रहा है लेकिन ये फैक्ट है। कौन सी? इंटरनेशनल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली थी 1870 के दशक में। और SPD 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से लेबर, ठीक है ना, ब्रिटेन के समाजवादियों और यूनियन आंदोलनकारियों ने फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ही एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवाद कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। समाजवादी संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। ये है भाई आपका है ये चित्र। तो यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है, जिसमें इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। दोबारा से देखते हैं। यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। अच्छा, मार्च और मई बात है 1871 की। कहाँ की बात है? पेरिस की। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद को कम्यून कहा जाता था भाई। कहाँ? पेरिस, ब्रिटेन। नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने एक मिनट आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई
जन सरकार ने कब्जा कर लिया था, जन सरकार ने। ठीक है, यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। पेरिस फ्रांस में है भाई, ठीक है ना। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था। कम्यूनार्डो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। तो मार्सेयस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध के गीत के रूप में लिखा गया। सौजन्य लंदन न्यूज़ 1871। दोबारा पढ़ ले भाई। देख, यह पेरिस कम्यून 1871 का एक चित्र है। इस चित्र में मार्च और मई 1871 के बीच हुए जन विद्रोह को दर्शाया गया है। यह ऐसा दौर था जब पेरिस की नगर परिषद कम्यून पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यह उथल पुथल फ्रांसीसी सरकार की नीतियों के प्रति बढ़ते असंतोष के कारण पैदा हुई थी। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला, लेकिन दुनिया भर के समाजवादियों ने समाजवादी क्रांति की पूर्व पीठिका के रूप में इसका जमकर जश्न मनाया। यद्यपि पेरिस कम्यून को अंततः सरकारी टुकड़ियों ने जश्न मनाया। पेरिस कम्यून को दो और चीज़ों की वजह से आज भी याद रखा गया। एक है, मजदूरों के लाल झंडे का उदय इसी घटना से हुआ था और कम्यूनार्डो क्रांतिकारियों ने अपने लिए यही झंडा चुना था। और दूसरा है मार्सेयस के लिए, जो इस घटना के बाद पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया। उल्लेखनीय है कि इस गीत को मूलतः 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। सौजन्य लंदन न्यूज़ 1871। मार्सेयस, अच्छा ये पता नहीं है यार, पेरिस फ्रांस में कि ब्रिटेन में है। ब्रिटेन की बात आ रही है तो ब्रिटेन में होगा पेरिस शायद, लंदन पेरिस, चल जाने दे, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, है ना। मार्सेयस क्या है ये पूछ सकता है वो गीत। और अपने लिए झंडा किसने चुना था? कम्यूनार्डो ने। कौन सा? लाल झंडे वाला। (1792) में। सौजन्य लंदन न्यूज़ 1871। ये है भाई, ये चित्र मांडा हुआ है ये। बिल्डिंग काफ़ी बड़ी बड़ी है। ठीक भाई, अब है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कितना बड़ा पार्ट है। रूसी साम्राज्य 1914। अर्थव्यवस्था और समाज। ये तो फोटो है, हाँ ये फोटो है। क्रांतिपूर्व रूस में एक डॉर्मिटरी में बने बंकर में सोते मजदूर। वे पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार को साथ नहीं रख सकते थे। रूस में समाजवाद। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। ये फोटो है भाई, पहले विश्व युद्ध दौरान रूसी सिपाही। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति।
डूमा पेट्रोवा सोवियत की बैठक फरवरी 1917। फरवरी की क्रांति में महिलाएं, फरवरी के बाद। ये चित्र तो पहले भी आ चुका है। हाँ, सत्रह जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य। अक्टूबर 1917 की क्रांति। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। पाठ तो शानदार है भाई। अक्टूबर के बाद क्या बदला? मॉस्को में मई दिवस का प्रदर्शन 1918। गृह युद्ध। तीस के दशक में एक कान खाने का भोजन कक्ष। स्टालिनवाद और सामूहिकरण। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। क्रियाकलाप। कोई दिक्कत नहीं है ना, कर देंगे। रूसी क्रांति पे थे अपन। रूसी क्रांति है ना, इसको बाद में कर देंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।